क्या कह रहे थे आप? कोरोना काल में यहाँ पे लोगों को अंधेरे कमरों में, जहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं थी और सरकार इतनी ज्यादा सुविधाएं दे रही थी कि क्वारंटाइन अगर कोई बाहर से आता है उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है, तो उसको सारी सहूलियतें मुहैया कराई जा रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या सहूलियतें मिली? सहूलियतें ऐसे मिली हैं कि 1 किलो भिंडी लेके आते थे, उसमें 10, 15, 25 जो भी थे सबको एक साथ खिलाया जाता था। 1 किलो भिंडी में? हाँ, 1 किलो भिंडी में। हाँ। ठीक है। और लाइट मेरे को लग रहा है 1 किलो भिंडी में 25-25 भिंडी चढ़ती होंगी, एक भिंडी आती होगी। हो सकता है भाई, चाणक भाई उनके हिसाब से जो भी बैठता होगा। हाँ। आदमी के हिसाब से लेके आते थे या दर्जन के हिसाब से अलग बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जैसे लाइट की बात आ गई तो लाइट भी 4 या 5 दिन के बाद वहाँ पे दी गई है। ठीक है। तो वो लाइट हमने भी ये सुना है कि वो लोगों के द्वारा लगाई गई, यहाँ की जो जनता है उसने व्यवस्था करके लाइट की व्यवस्था कराई। हाँ, तो जनता तो कंचनपुर में लगाई है, बलुआ की बात नहीं करें। बलुआ में प्रधान जी लगवाए थे। अच्छा। लेकिन 4 से 5 दिन बिल्कुल जो काम उन्होंने किया है वो बिल्कुल सराहनीय कार्य किया है। वैसे भी आपने देख लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब थोड़ा प्रत्याशी जी से जुड़ लेते हैं। अब मैं बात करने जा रही हूँ मोहम्मदपुर बंजरहा के ग्राम प्रधान प्रत्याशी मुश्ताक अहमद जी से, जिनसे लोगों से तो हमने सभी चीजें जान ली, क्योंकि भाई अब जनता के जो मत है वो आपके सामने है। आपको अलग से कुछ भी हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार जो प्रत्याशी है वो क्या नई रणनीति लेकर के आ रहे हैं और किस तरह से वो अपनी जनता को संतुष्ट करेंगे ताकि अगले 5 साल के बाद ये स्थिति दोबारा ना आए और हमें यहाँ तक आना पड़े तो सिर्फ विकास कार्यों को दिखाने के लिए। यहाँ की जो निगेटिविटी है वो अब उस चीज को, क्योंकि निगेटिविटी रहे ना तो ज्यादा बेहतर है। इन्हीं सब चीजों के लिए अब सीधा हम जुड़ते हैं मुश्ताक जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम गाँव में चर्चा में, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए और इतनी देर से आप इंतजार कर रहे हैं। माजरत चाहते हैं आपसे। जी मैम, पहली बात तो ये ग्राम सभा आरक्षित है, महिला आरक्षित है जी, और हमारी भाभी कैंडिडेट है राबिया और हम प्रतिनिधि उनके हैं जी। ये आरक्षित है, महिला सीट आरक्षित है। कैंडिडेट हुआ है, बिल्कुल। मैं कैंडिडेट नहीं। जी जी जी। नहीं सर, ये चीज़ हमें पता नहीं थी कि जो है आरक्षित जो है आपने महिला जो है वो किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन फिर भी जो आपकी रणनीति है, आप चुनाव में उतर रहे हैं तो, और इतने ज़ोरों शोरों से लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी भाभी जी। देखिए, गाँव में महिलाओं का क्या होता है वो सभी को पता होता है, सारी चीज़ें मालूम होती हैं। लेकिन सर, मेन जो कार्यभार की जो डोर रहेगी वो रहेगी आप ही के ऊपर। तो हम आपसे आपकी रणनीति जानना चाहते हैं जो अगले 5 सालों के लिए आप लेकर के चल रहे हैं, अगर जनता आपको मौका देती है तो। मैं जो राजनीति में कूदा हूँ ये गांव की बदहाली देख करके, गांव के विकास रुका हुआ है और इसी को देखते हुए मैं राजनीति में आया हूँ। और प्लान है कि अगर मुझे जनता मौका देगी आने वाले 5 साल में, तो मैं अगर जनता को सरकार द्वारा जो योजनाएं अगर पहुंचा पाऊंगा और जनता को सर्टिफाई कर पाया तो आगे राजनीति करूंगा, नहीं तो फिर राजनीति नहीं करूंगा। मुझे एक बार अगर जनता ने मौका दिया और मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके लिए, चाहे जितना मुझे संघर्ष करना पड़े। दूसरी बात, मैं जनता से चाहता हूं कि वो जागरूक हो जाए। हमारे ग्राम सभा की सबसे बड़ी कमी है कि हमारे ग्राम सभा के लोग जागरूक नहीं हैं। मैं बार बार उनसे कह रहा हूं कि अगर मैं जीत के आ गया तो आप लोग जागरूक करके मतलब विरोध में खड़े हो जाइए। कोई भी योजना आती है, जैसे मैं आज आपके गांव में जाता हूं, 10 लोगों को इकट्ठा करता हूं, वोट मांगता हूं, ऐसे आप 10 लोग इकट्ठा होकर के मुझे आके घेरिए। बिल्कुल। उसके लिए आपको जो लड़ाई लड़नी पड़े मुझसे, वो लड़ाई मुझसे लड़िए। काम नहीं कर रहा हूँ उसका विरोध करिए। मैं अगर कहीं गलत जो काम हो रहा है वो क्वालिटी अगर उसकी खराब है तो काम को रुकवा दीजिए। मैं तो जनता से इतना कह रहा हूँ कि इतना जागरूक आप लोग हो जाइए कि अगर मैं ही प्रधान मान लो हो गया और मैं कहीं कोई कार्य गलत कर रहा हूँ या क्वालिटी मेन बात है, क्वालिटी खराब हो रहा है, तो आप लोगों को डंडा लेके काम रुकवा दीजिए। और पहले कार्यों में कहीं पे भी आपको शिकायत मिल रही है तो आप सीधा हमसे बोल सकते हैं, ये आपका हक है। नहीं, वर्क आप रुकवा दीजिए और जब तक वो वर्क सही ना हो
क्योंकि नाली बन रहा है, और अगर मान लो एक 4 का मसाला चाहिए, एक 12 का, एक 15 का मैं लगवा रहा हूँ, वो कितना दिन चलेगा? मुश्किल से 2 महीना 4 महीना चलेगा, फिर आपका नाला वैसे हो जाएगा। तो जैसे आप अपने घर के किसी क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ऐसे आपके घर के बाजू में नाला बन रहा है, उससे भी क्वालिटी का आप कंप्रोमाइज़ मत करिए। बिल्कुल मत करिए। बिल्कुल मुझसे विरोध करिए और कहिए कि अगर क्वालिटी में आप करवा रहे हैं तो काम करने दूंगा, नहीं तो नहीं करने दूंगा। मैं जनता को मुकम्मल तौर पर जागरूक करना चाहता हूँ कि कोई भी प्रधान बने, अगर जनता जागरूक हो जाएगी तो विकास होगा। पहली बात तो हमारे ग्राम सभा में योजना ही लोग जनता को नहीं मालूम है कि सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या योजना है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या योजना है। तो योजना ही नहीं मालूम है तो जनता मांगेगी क्या? बिल्कुल, जब जनता को पता ही नहीं है कि चीजें हैं कि आखिर गवर्नमेंट हमारे लिए क्या सुविधाएं दे रही है, तो फिर कैसे वो अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे? कुछ भी नहीं मालूम है जनता को। और विकास तो 5 साल के अंदर 10% भी नहीं हुआ। अब जैसे सरकार एक योजना लेकर के आई थी ये पोल पे लाइट का, बिल्कुल, और बहुत सारे लाइट आप बिल में देख लेंगे, कम से कम हर ग्राम सभा में 10, 20, 25 लाख का बिल बना है, और अब एक पोल पे कहीं लाइट दिखा दी। बिल्कुल, सिर्फ होता क्या है, सेक्रेटरी और प्रधान मिलकर के 50% पे कंप्रोमाइज करके पेमेंट उठा लेते हैं। उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। सीधा यही लाइट है, सामने खंबा है, ये खंबा है और खंबे पे लाइट है। आप कहीं खंबे पे सर्वे करके देख लीजिए, कोई लाइट आपको सर नहीं। 8 क्षेत्र हैं आपके अंतर्गत ग्राम सभा के। अगर आप आते हैं तो 8 जो है गांव वो आपके अंडर हो जाते हैं। तो इन 8 गांव में काम करने की जो आपकी रणनीति है वो क्या है? क्या एजेंडा लेकर चलना है? पहली बात तो अगर मैं जीत के आया तो मैं 8 गांव में उस गांव वालों से कहूंगा मुझे कम से कम 2 आदमी दीजिए, जो गांव बड़ा है वो 3 आदमी दीजिए, और ऐसे आदमी को जो शिक्षित हों, जो एजुकेटेड हों और संघर्षशील नौजवान हों, खासकर नौजवान हों। उनकी मैं एक कमेटी बनाऊंगा और वो कमेटी ही ग्राम सभा के कार्य को चलाएगी। उसका चलाने का स्तर होगा कि जैसे हम एक ऑफिस बनाएंगे, वहाँ अपने जो भी हमारे योजनाएं आएंगे उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाएगा, और उन 15 आदमियों को, जैसे मान लीजिए हमारे पास आया ये आवास आ गए 8, अब आवास सरकार चाहती है जो आखिरी पायदान पे पहले उसको मिले। हम विकास को आखिरी पायदान तक ले जाना चाहते हैं, जो उसका असली हकदार जी, असली हकदार है। अब मैं उन 15 को कोशिश करूंगा कि आप अपने गांव में बताइए कि असली हकदार कौन है। फिर वो अगर किसी का नाम लिए तो मैं उस गांव में भी कोशिश करूंगा चौपाल करके पूछूं, भाई इससे भी कोई गरीब है? अगर नहीं है तो 4 पहले उनको दे दो। उसके बाद सेकंड जो है उनको बोलूँगा आप लोग रुकिए, मैं आपके लिए कोशिश करके लाऊंगा। फिर जैसे मेरी कोशिश है कि 15 आदमी को मैं कहूँगा किसी एमपी से कुछ योजनाएं लेकर के कुछ चीजें उनसे लिया जाए, कुछ एमएलए से लिया जाए। बिल्कुल सर, ग्राम सभा का बजट इतना ज्यादा नहीं होता, नहीं होता। अब मैं दावे से कहता हूँ कि अगले 5 साल में वो एमपी से प्रधान मिला ही नहीं होगा। एमपी विधायक चलते नहीं कि एमपी की विधायक मिला ही नहीं होगा, एमएलए से मिला ही नहीं होगा। उनकी योजना क्या लेकर के आएंगे? वो 15 आदमी जो हमारी कमेटी बनेगी पढ़े लिखूंगी, वो जा करके जैसे हम उसका प्लान किए कि जैसे हम कुछ चीज़ें लेआउट बना करके तैयार किए कि ये विकास मुझे करना है। अब उसके लिए मैं एमपी को बुलाऊंगा, चाय पानी पिलाऊंगा, उनको 1 साल भेंट करूंगा। वो 15 आदमी की जो कमेटी होगी लोगों को इकट्ठा करूंगा, फिर वो एमपी के चाय पिला के उनको 100, 200, 500, 1000 खर्चा करके एमपी से अपनी समस्या रखूंगा कि भाई ये है हमारे गाँव की समस्या, आप इसमें जो है ये करवा दीजिए, जनता आपके साथ में रहेगी। अगर नहीं वो एमपी नहीं किया तो अगला वो इसी मुद्दे को लेकर विरोध करेंगे। सर यहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। जो विद्यालय है जिसका हमने देखा है उसकी भी जो कंडीशन है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। उसके आपके जो है आपके द्वारा अगर आप आते हैं तो उसमें और क्या क्या सहूलियतें होंगी? शिक्षा की तो मेरी बहुत पुरानी एक ख्वाहिश थी कि जब हमारे यहाँ स्कूल नहीं थे। हाँ सर, मैंने सुना है कि जो है आपने ग्रेजुएशन किया था उस टाइम जब आपके पूरे गांव में किसी ने ग्रेजुएशन नहीं किया था। बहुत बड़ी बात है ये। जूनियर हाई स्कूल हम लोग यहीं नदी के किनारे मुरलिया गांव वहाँ पढ़ते थे, तो वहाँ भी स्कूल नहीं था। हम लोग जमीन पे बैठ के बाग में पढ़ते थे, और जब आंधी पानी आ जाती तो हम लोग किताब लेकर के एक मास्टर साहब का घर था उसमें घुस जाते थे। मतलब हम लोगों के लिए भवन नहीं था उस वक्त। जूनियर हाई स्कूल मैंने यहीं से किया है, तो वो हम लोगों के पास जमीन पे बाग में जमीन पे टाट बिछा करके हम लोग, अभी तो कुछ स्कूल प्राइवेट हो गए, जब प्राइवेट भी नहीं था
तो हमारी शिक्षा के बारे में तो बहुत सारी योजना है, और ख़ासकर जो हमारे जूनियर हाई स्कूल हैं उसको मैं अपने स्तर से जितनी कोशिश हो सकेगी उसको सुधारने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो वो आगे जा सकते हैं, क्योंकि ये बुनियाद है। अगर प्राइमरी खराब हो गई तो बच्चा कितना भी ब्रिलियंट हो, कितना भी वो पढ़ने वाला हो, फिर वो उसकी नींव ही जब बेकार हो जाएगी तो फिर घर का कोई मतलब नहीं अगर रह जाता। प्राइमरी स्तर और आपका जूनियर स्तर अगर मजबूत है, खासकर प्राइमरी, तो गांव के बच्चे आज क्वालिफाई इसलिए नहीं हो पाते कि हमारे प्राइमरी जो एजुकेशन का मामला है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। बिल्कुल, क्योंकि सर इस बार ना क्षेत्र की जनता को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और एक नया जोश है लोगों में, क्योंकि इतने दिनों से वो त्रस्त हो चुके हैं बिल्कुल समस्याओं को लेकर के, हर एक चीज़ों को लेकर के। तो अब जनता जो है वो विकास चाहती है और इंसाफ चाहती है, जो उनसे अभी तक की नहीं हो पाया है। फिलहाल अभी जितना लोगों ने आवाज़ उठाई है, काश थोड़ी आवाज़ पहले और उठा देते तो आज कुछ बदलाव नज़र आ रहा होता गांव में। लेकिन इस बार बस आपसे यही उम्मीद करना चाहेंगे, जनता इतने यकीन के साथ और इतने भरोसे के साथ आपको वोट देगी। अगर आप आते हैं तो जनता को निराश मत करिएगा। मैं आपके माध्यम से वादा करता हूं कि अगर मैं सर्टिफाई नहीं कर पाया, विकास नहीं कर पाया, तो मैं आगे राजनीति से संन्यास ले लूँगा। सर बहुत बड़ी बात कह दी आपने, ऐसा कोई नहीं करता। एक बार सर के लिए मैं फिर से तालियां बजवाना चाहूँगी। सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे सर के विचार जान करके, और मैं यहाँ की जनता से, क्षेत्र की जनता से बस यही अपील करना चाहूँगी कि जो है जो भी आप फैसला लेते हैं वो बहुत सोच समझ कर आपको लेना है, क्योंकि ये बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है। और आपको अगले 5 सालों के लिए अगर इन सभी समस्याओं से निजात चाहिए तो आपको सोच समझ कर फैसला लेना होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में गाँव में चर्चा में।